नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो पुलिस हत्याकांड हुआ है उसकी बात करते हैं। 8 पुलिस कर्मियों की यहां पर हत्या कर दी गई थी और उसका आरोपी विकास दुबे वारदात के 4 दिन बाद अब तक फरार चल रहा है। 40 थानों की पुलिस विकास की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इस मामले में कई पुलिस वाले भी शुरू से ही संदेह के घेरे में हैं। इन पुलिस वालों पर विकास दुबे के लिए जासूसी करने का आरोप लग रहा है। ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप में चौबेपुर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। चौबेपुर के थाना इंचार्ज विनय तिवारी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार विकास के साथियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुठभेड़ से ठीक पहले विकास के पास पुलिस का फोन आया था जिसमें उसे रेड की जानकारी दी गई थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, यहां पर 3 लोगों को, पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और बताया जा रहा है लापरवाही का मामला है। किस तरह की लापरवाही और क्या उन पुलिसकर्मियों के बारे में पता चल पाया है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि थाने से पहले ही पुलिस वालों का फोन पहुंच गया था, एक मुखबिरी हो गई थी, उनके बारे में कोई जानकारी? और जो विकास दुबे फरार चल रहा है उसकी कोई जानकारी? देखिए, ऐसा है कि कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि जो विकास दुबे का गांव है, उसका जो इलाके का थाना है उसको चौबेपुर कहते हैं। उनका कहना है कि पूरे थाने का हर कर्मचारी जो है जांच के दायरे में है और उनकी जांच ये की जा रही है कि क्या उनमें से किसी ने या कुछ लोगों ने विकास दुबे को पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दी। विकास दुबे को पुलिस के मूवमेंट की जानकारी हर हाल में काफी पहले मिल गई थी, क्योंकि उसने बहुत लंबी तैयारी की थी। वहां पे जेसीबी मशीन रास्ते में लगा के पुलिस का रास्ता रोक दिया था। और यही नहीं, 3 अलग अलग गांव के रास्तों पे, छतों पे अपने स्नाइपर्स बिठा रखे थे कि अगर पुलिस के लोग जिस तरफ से भी भागने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर वहां से फायरिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि पुलिस के मूवमेंट की उसको पहले से जानकारी थी। विनय तिवारी जो थाना इंचार्ज थे वो पहले इसी आरोप में सस्पेंड किया जा चुके हैं। एक राहुल तिवारी व्यक्ति की एफआईआर के बिना पे विकास दुबे के यहां रेड हुई थी। राहुल तिवारी का कहना था कि विकास दुबे ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। विकास दुबे जब एफआईआर लिखाने के लिए थाना इंचार्ज के पास गए थे, आरोप है कि थाना इंचार्ज ने उन्हें भगा दिया। तब वो डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र के पास पहुंचे। उनके कहने पे उनकी एफआईआर लिखी गई। इस पूरे ऑपरेशन को डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र लीड कर रहे थे, जिन्हें गोलियों से भून दिया गया और जिनका सिर उड़ा दिया गया गोलियों से, उसमें शहीद हो गए। ये लोग जब टीम वहां पे पहुंची उसके गांव में, तो जो विनय तिवारी थाना इंचार्ज थे स्थानीय चौबेपुर थाने के, वो वहां से भाग खड़े हुए, ऐसा आईजी ने भी बताया था। पता चला है कि करीब 30 पुलिस वालों से जांच पड़ताल हो रही है। डिप्टी एसपी लेवल के 2 लोगों से पूछताछ की गई है। ये भी शक है कि कुछ लोग जाति के आधार पर भी उसका समर्थन करते थे, जिसके कारण कानपुर के टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट में उसका नाम अभी तक शामिल नहीं था। जहां तक विकास दुबे को ढूंढने का सवाल है, नेपाल बॉर्डर के ऊपर बहराइच से जो नेपाल बॉर्डर लगता है और गोरखपुर से जो नेपाल बॉर्डर लगता है, दोनों बॉर्डर्स पे उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं। और कानपुर के आसपास के जितने जिले हैं उनके टोल प्लाजा पे उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं, ताकि लोगों को पहचान रहे कि अगर वो नजर आए तो पता चल जाए। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से अब विकास दुबे की धरपकड़ के लिए किस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, टोल नाकों पर भी लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इसको लेकर हम देख रहे हैं राजनीति भी अब हो रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल एक वक्त में योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछे थे और आज योगी आदित्यनाथ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे और पुलिस हत्याकांड का यहां पर सामना में जिक्र हुआ है और संपादकीय में कानपुर में विकास दुबे कांड का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। सामना में ये पूछा गया है कि 3 साल में 113 गुंडों को एनकाउंटर करने वाली यूपी सरकार से विकास दुबे जैसा शातिर अपराधी आखिरकार कैसे छूट गया। अब विकास दुबे नहीं मिल रहा है तो उसका घर ढाया जा रहा है, लेकिन शहीद पुलिस कर्मियों का क्या होगा? गुंडों से बचने के लिए क्या लॉकडाउन में रहना पड़ेगा?
सामना ने एक कटाक्ष किया है, विकास दुबे कहीं दाऊद इब्राहिम ना बन जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में ग्रामीणों द्वारा जब 2 संतों की हत्या कर दी गई थी, तब उस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और इस बार शिवसेना सवाल पूछ रही है। और अब बात करते हैं, आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में शिव मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाकर मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, वाराणसी, उज्जैन, गोरखपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, अमृतसर। यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करने के लिए खूब हिदायत दी गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने की अनुमति दी गई है। पहले देखा जाता था कि वाराणसी में जब भी ये मौका आता था सावन का, तो काफी ज्यादा भीड़ और श्रद्धालु होते थे, लेकिन इस बार जाहिर सी बात है कोरोना के चलते भीड़ कम है। आज सावन का पहला सोमवार है और बाबा भोले की नगरी में हर साल हर तरफ सिर्फ हर हर बम बम के नारे नजर आते हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी के काल का सावन है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो, अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हैं। बहुत से बैरिकेटिंग और गोले यहाँ किए गए हैं बाबा विश्वनाथ के लिए, लेकिन जो बैरिकेटिंग बनाए गए हैं लोगों के लिए, प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी कर रखी है, पूरी इंतज़ाम जरूर कर रखा है, लेकिन लोग नहीं हैं। अगर हम यहाँ दिखाने की कोशिश करें तो जो ये बैरिकेटिंग है, उन तमाम बैरिकेटिंग्स में उन्होंने यहाँ पर मैट लगा दिया है, लेकिन इस तरीके से जगह जगह जहाँ ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने गोला बना रखा है और इस गोले के जरिए एक सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का उन्होंने जो है एक तरीका अपनाया है, अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम किया है। लेकिन जो श्रद्धालु और भक्त आम दिनों पर आते थे वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी जो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हैं। मीडिया के जो कर्मी हैं वो पूरी तरीके से अपने तरीके से, मीडिया के सारे कर्मी अपने तरीके से, मीडिया के कर्मी मुस्तैद हैं, वो लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। लेकिन आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि सारे लोग यहाँ पर हैं, पुलिस है, सारे तमाम ऐसे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, लेकिन जो जनता है, जो कांवरिया हैं, जो बोल बम के लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, हालांकि कुछ छुटपुट श्रद्धालु जरूर यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? रोहित सिंह। रोहित जी, ये बताइए कि आप आज आए हैं दर्शन करने सावन के पहले सोमवार में, इसके पहले आपने कभी देखा था इस तरीके का कि बनारस का माहौल हो? देखिए, इससे पहले तो महामारी कोरोना थी नहीं। महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बाबा की नगरी में फिर भी आप श्रद्धालुओं की संख्या देख लीजिए। यह अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक विषय है। जहां लोग मास्क लगाकर घरों में कंबल के अंदर पैक हो गए हैं, वहीं श्रावण के प्रथम सोमवार को बाबा के दर्शनार्थ लोग लाइन में लग चुके हैं। और बाबा नाम केवलम, बाबा ही एकमात्र सहारा हैं जो महामारी कोरोना से भारत सहित विश्व को मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये इनकी अपनी आस्था और श्रद्धा है। 100-150 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन बनारस में आप देखेंगे तो हजारों लोग हर दिन जो है की संख्या में, सावन के समय में लोग श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर के जो है वो दर्शन पूजन किया करते हैं। और लेकिन आज जो है कोरोना के समय में यही बात जो है वो उसमें भी नज़र आ रही है कि भीड़ नहीं है, नदियों में भी उस तरीके की भीड़ नहीं है। जो कांवर के बेचने वाले लोग थे, जो उनकी जो सामान की बिक्री थी, वो भी उस तरीके की नहीं हो पाई है। तो आप कह सकते हैं कि अभी इस पहले सोमवार में, फिलहाल सावन के सोमवार में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सावन के पहले सोमवार का असर झारखंड के मशहूर देवघर के बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में कैसा है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु दरअसल जा नहीं सकेंगे। इस बार सावन के मेले के आयोजन की भी यहाँ पर इजाजत नहीं है और ना ही कांवड़ियों को सुल्तानगंज से देवघर तक परंपरागत तरीके से कांवड़ ले जाने की यहाँ पर इजाजत दी गई है। ऐसे में लोग महादेव के वर्चुअल दर्शन सिर्फ इंटरनेट पर ही कर सकेंगे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी सिर्फ सुबह और शाम को ही हो सकेगी। और अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां मॉनसून काफी सक्रिय है। कल के बाद आज भी यहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर आप पानी देख पा रहे हैं। इसी तरह की स्थिति 10 जुलाई तक रहने की उम्मीद है।
भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी रह रहकर इस वक्त बारिश हो रही है। सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश का छतरपुर, होशंगाबाद, भोपाल इन सभी जगहों पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 4 दिनों में उम्मीद की जा रही है कि बारिश जो है और ज्यादा बढ़ेगी और अच्छी खासी बारिश होगी। मध्य प्रदेश की सियासत की बात करते हैं। यहां कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में लगातार असंतोष की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कई क्षेत्रों में विरोध की भी चिंगारी सुलग रही है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि जबलपुर और रीवा के नागरिकों में मंत्रिपरिषद को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। 63 साल के हैं बिश्नोई। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और मीडिया में वो लीक हो गया। उन्होंने कहा कि सीएम की मजबूरी को वो समझ सकते हैं, लेकिन आम जनता नहीं समझ पाती। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मेहगांव के बिहड़ी गांव अजनौल की रहने वाली होनहार लड़की रोशनी भदौरिया ने जी तोड़ मेहनत की और वो काम कर दिखाया जिसकी बहुत लोग ही कम ही कर पाते हैं। ये विद्यार्थी जो है अक्सर ऐसा सपना देखते हैं, लेकिन उन्होंने उसको हकीकत में बदला है। रोशनी को हर रोज पढ़ाई के लिए करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। 15 साल की रोशनी भदौरिया ने मध्य प्रदेश में 10वीं के इम्तिहान में 98.5% अंक हासिल किए और पूरे भिंड में वो शान एक बन गई हैं। रोशनी बड़े होकर IAS अफसर बनने का सपना भी देखती हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की। चीनी सामान के बहिष्कार के दौर में इस वक्त साइकिल और कल पुर्जों के निर्माता पंजाब के MSME सेक्टर में सरकारी मदद की वो उम्मीद कर रहे हैं ताकि वो इन हालात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इसी बीच हीरो साइकिल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मुंजाल ने चीन के साथ 900 करोड़ के व्यापार से हाथ धोने का ऐलान कर दिया है। अगर सरकारी मदद नहीं मिली तो चीन से आयात होने वाले सामानों के बंद होने से भारत में साइकिल के 7,000 करोड़ के उद्योग को एक तगड़ा झटका लग सकता है। कोरोना महामारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में साइकिल उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही थी। भारत में साइकिल उद्योग के मार्केट लीडर हीरो साइकिल को तो इससे उनके मार्केट शेयर में 40-50 से लेकर 60% बढ़ोतरी तक की उम्मीद थी। जो आदमी जिम में नहीं जा सका, वो क्राउडेड जिम में कोरोना वायरस स्प्रेड करने का इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ है, वहाँ पे साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं। हम 18,000 साइकिल बनाते थे पहले रोज के। टुडे द डिमांड इज 20,000, 21,000। लेकिन लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद हालात एक बार फिर बदल गए हैं। लुधियाना में बनने वाले साइकिल और उसके पुर्जे 70 से 76% चीन से आते थे। लोकल MSMEs भी ये कल पुर्जे बनाते हैं, लेकिन वो खुद लॉकडाउन की मार से उबर रहे हैं और फिलहाल चीन से आ रहे सामानों की कमी की पूर्ति करने की हालात में नहीं नजर आते। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 100% ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 20% प्रोडक्टिविटी पे आई। साइकिल उद्योग के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत हर साल 1 करोड़ 80 लाख साइकिल बनाता है। पंजाब में देश के 92% साइकिल के कल पुर्जे बनते हैं, जबकि 75% साइकिल का उत्पादन होता है। पिछले 5 सालों में 70 से 76% साइकिल के पुर्जे चीन से आयात किए गए हैं। साइकिल उद्योग को यहाँ सरकार से मदद की उम्मीद है। सरकार टेक्नोलॉजी की बेहतरी का वादा कर रही है, लेकिन चीनी आयात पर रोक लगाने से उसे आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, ऐसा है कि लोग तैयार हैं इसके लिए, लेकिन सरकार को अपना मन बनाना होगा। सरकार के लिए आज जो एक इंपोर्ट बिजनेस है वो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो बनता जा रहा है। पिछले 2 सालों के अंदर में इंडिया में 25 लाख करोड़ की जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़कर 35 लाख करोड़ की इंपोर्ट हो गई, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% की इंक्रीज पिछले 2 सालों में ही इंपोर्ट में आ गई है। पूरे वर्ल्ड के एक दिमाग में है, जिनकी यूरोप की इंडस्ट्री भी चाइना में थी, वो भी अब चाइना से मूव करने की सोच रहे हैं कि जो चाइना से इंडस्ट्री मूव करेगी, उसके लिए वो इंडिया में आएगी। इसके लिए पंजाब ने हमने बहुत तैयारी की। हम 4 बिग इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं।
क्या चाइना के बिना लुधियाना और पंजाब की बाइसिकल इंडस्ट्री चल सकती है? अगर लोकल ट्रेडर्स की माने तो उनका कहना है कि इसके लिए सरकार को सिर्फ स्लोगन्स जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से काम नहीं चलाना होगा, बल्कि उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा ताकि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कंपटीशन में आ सकें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया है। बहुत से उद्योग धंधे चौपट हो गए। उन्हीं में से एक है पर्यटन उद्योग। लद्दाख आमतौर पर इस वक्त पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते पर्यटन कारोबार यहां पर ठप पड़ गया है। चीन के साथ तनाव के बाद यहां पर टूरिस्ट के आने की जो बाकी उम्मीदें थी वो भी अब ना के बराबर हैं। बिजनेस एक तरह से बिल्कुल बंद ही हो गया है। जैसे इस साल के लिए गाड़ी रखने के लिए हमें पार्किंग भी नहीं मिलता था। अभी हम रोड पे जाएंगे, आपको रोड खाली मिलेगा। सुनसान सड़कें, सुनसान बाजार, ये लद्दाख की राजधानी लेह का नजारा है, जो हर साल इन महीनों सैलानियों से गुलजार नजर आती थी। लेकिन इस साल कोरोना संकट के चलते आने जाने पर लगी पाबंदियों ने लेह की रौनक ही छीन ली है। साल के 5-6 महीने पर्यटन पर आश्रित लेह में इससे जुड़ा सारा कारोबार अब ठप पड़ा है। जिन होटलों में इन दिनों कमरे मिलने मुश्किल हो जाते थे, वो होटल बंद पड़े हैं। करीबन 70% जो हाउस होल्ड है पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है टूरिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो उसकी वजह से करीब जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर है, खासकर ये टूर ऑपरेटर्स, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका टूरिस्ट गाइड्स हो गया, होटल्स गेस्ट हाउसेस वाले हो गया, तो कुल मिला के आपको संख्या में आपको बताऊं तो करीब 600 करोड़ का जो है एनुअल एक फिगर जो है इसका करीब नुकसान हुआ है, जो कि हमारे लद्दाख का 60% आपका जो जीडीपी उसके बराबर है। तो काफ़ी नो डाउट जो है जिस कोविड के चलते जो है काफ़ी हमें इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स यहाँ चल रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस साल टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है लद्दाख में और दुनिया भर में, और इसके रिवाइव होने की आशंका इस साल तो नहीं है। 2021 में हम सोच रहे हैं कि कुछ टूरिस्ट आएंगे, बट फिर भी हमें ये लगता है कि 2-3 साल इसको लगेगा फुल रिवाइव होने में इंडस्ट्री को। लेह पहुंचकर ही ज्यादातर सैलानी लद्दाख के दूसरे इलाकों में घूमने जाते थे। इसके लिए वो गाड़ियां या बाइक किराए पर लेते थे, लेकिन सैलानी नहीं है तो बाइकिंग का धंधा भी ठप पड़ गया है। मई टू सितंबर हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। इस साल बिल्कुल सारे लॉकडाउन की वजह से कुछ बाइक नहीं निकला, सारा बिजनेस एक तरह से बिल्कुल बंद ही हो गया है जैसे इस साल के लिए। तो हमारे जितने भी हैं इनके सारा सोर्स ऑफ इनकम जो बाइक रेंटल है इन सब का अभी इस साल बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम बंद है सबका। आप देख सकते हैं कि सारे मेरे जितने भी फ्लीट्स हैं सारे ये भी लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन हुआ है, तो इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी पर्टिकुलरली बाइकिंग इंडस्ट्री लेके। सैलानी लेह के इस मेन मार्केट से भी खरीदारी करते थे। आसपास के गांवों से यहां आने वाली ताजी सब्जियां, फल और दूसरा सामान खरीदने वाले भी अब काफी कम हैं। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, कुछ जाएगा बाजार में टाइम में एक बिजनेस बहुत करेंगे, बहुत गता में काम किया। लद्दाख को 1974 में पर्यटन के लिए खोला गया। उस साल यहां 542 सैलानी आए, लेकिन साल 2018 तक वो बढ़कर 3 लाख को पार कर गए, जो पूरे लद्दाख की जनसंख्या के लगभग बराबर है। लेकिन पिछले साल 2019 में पहले आम चुनाव और फिर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की वजह से सैलानियों की तादाद घटकर 2,30,000 पर आ गई, और इस साल तो लगभग सभी कुछ बंद है। ऊपर से चीन के साथ सीमा पर तनाव ने अगले कुछ महीनों में पर्यटकों के आने की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी है। इन हालात में सरकार को तो लेह के पर्यटन कारोबारियों के लिए कुछ न कुछ सोचना ही होगा, लेकिन साथ ही खुद लेह के लोगों को भी सोचना होगा कि सिर्फ पर्यटन पर ही
पूरी तरह आश्रित रहना ठीक नहीं। आजीविका के कुछ पारंपरिक विकल्पों को भी बनाए रखना होगा। लेह से सुब्रत शर्मा के साथ सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।